नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद जोरावर पर। आज हम बात करेंगे इतिहास की सामान्य जानकारी की। इतिहास की वो सामान्य जानकारी जो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इतिहास की सामान्य जानकारी है वो आपको पता होनी ही चाहिए। क्योंकि आजकल जो नए बच्चे हैं, जो नए मेरे भाई बहन हैं, जो शुरुआती तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं या भी करते हैं, तो वो क्या है, सीधे टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं। कोई क्रांति पढ़ रहा है, कोई राजवंश पढ़ रहा है, कोई आंदोलन पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही है वहाँ पर इतिहास की सामान्य जानकारी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इतिहास की सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं इतिहास की सामान्य जानकारी की कि इतिहास क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास क्या है। इतिहास, ये इतिहास शब्द जो है ये इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इस इतिहास का अर्थ जो होता है, इतिहास का अर्थ जो है वो अर्थ होता है ऐसा जो निश्चित रूप से घटित हुआ हो। ऐसा जो निश्चित रूप से घटा हो। कहने का तात्पर्य है कि जो घटना घटित हुई हो उसका घटित होना निश्चित हो, वही इतिहास है। इतिहास शब्द इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि ऐसा जो निश्चित रूप से घटित हुआ हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में घटित घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि प्राचीन समय में घटित घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे ही इतिहास कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व इतिहास के पिता या जनक कौन थे। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास के पिता कह दो जनक कह दो एक ही बात है। वो कौन थे? वो थे अपने हेरोडोटस। विश्व इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, ये हेरोडोटस जो है ये 5वीं शताब्दी के अंदर भारत आया था। 5वीं शताब्दी में भारत आया था। भारत आया। ये जो हेरोडोटस है इसका एक ग्रंथ आता है, यूनानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। जो हेरोडोटस है, इस हेरोडोटस का ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी भाषा में जो हेरोडोटस ग्रंथ है, जो हेरोडोटस है भारतीय इतिहास के जो विश्व इतिहास के जो पिता है, हम सब की बात करेंगे। सबसे पहले विश्व इतिहास के पिता की बात कर रहे हैं। अभी भारतीय इतिहास के पिता कौन थे, राजस्थान इतिहास के पिता कौन है, सब की बात करेंगे। ये सामान्य जानकारी है जो आप सबको पता होनी ही चाहिए। तो जो हेरोडोटस है इसका ग्रंथ आया था यूनानी भाषा में, इसने ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जो है वो हेरोडोटस ने लिखा था। ये जो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ है, इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें हमें भारत एवं फारस के मध्य व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत और फारस के मध्य व्यापार की जानकारी कहाँ से मिलती है? व्यापार की जानकारी भारत और फारस के मध्य व्यापार की जानकारी हमें हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से मिलती है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हेरोडोटस ने लिखा था। हेरोडोटस जो है उन्हें विश्व इतिहास के पिता या जनक कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास के पिता या जनक, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वो बिल्कुल सामान्य जानकारी है और आपको सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि जो राजस्थान है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग लॉर्ड थॉमस ने किया था। इसी प्रकार पूछा जा सकता है राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा था। उन सब की हम एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के पिता या
जनक भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के पिता कह दो या जनक कह दो, एक ही बात है। ये कौन थे? ये थे अपने महर्षि कर्षण, महर्षि कर्षण, महर्षि कर्षण, द्वैपायन, वेदव्यास। महर्षि कर्षण, द्वैपायन, वेदव्यास जो है, इनको भारतीय इतिहास के पिता या जनक कहा जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा आता है? इनका जो ग्रंथ आता है, इनका ग्रंथ आता है महाभारत। महाभारत, ये जो महाभारत ग्रंथ है, इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण, इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया था। इसमें कितने श्लोक थे? 1,00,000 श्लोक होने के कारण, इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है, इसका महाभारत जो ग्रंथ है, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम हमें जय संहिता मिलता है। प्राचीन नाम जय संहिता किसका नाम था? महाभारत का ही नाम था। इसका प्राचीन नाम जय संहिता मिलता है। और ये जो महाभारत ग्रंथ है, इसका फारसी अनुवाद जो है, फारसी अनुवाद हमें किस पुस्तक में मिलता है? फारसी अनुवाद हमें गजलनामा पुस्तक में मिलता है। गजलनामा में मिलता है। यहाँ पर जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था? फारसी अनुवाद जो है वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है, उसने यहाँ पर फारसी अनुवाद किया था। और प्राचीन नाम इसका जय संहिता हो गया है। महाभारत जो ग्रंथ है, इसमें कुल कितने पर्व मिलते हैं हमें? इसमें कुल 18 पर्व मिलते हैं। कितने पर्व मिलते हैं? 18 पर्व मिलते हैं। और इसका जो छठवां पर्व है, इसका छठा पर्व क्या कहलाता है? इसका छठा पर्व ध्यान रखना, भीष्म पर्व कहलाता है। भीष्म पर्व कहलाता है। और जो ये छठा पर्व भीष्म पर्व है, यहीं पर ध्यान रखना, इसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है? गीता का उल्लेख मिलता है। गीता का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जो छठा पर्व है उसमें मिलता है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता था। इसमें गीता का उल्लेख मिलता है। यहीं से आप एक बात और याद रखना कि गीता जयंती कब मनाई जाती है? गीता जयंती 13 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को मनाई जाती है। और हिंदी महीनों की बात की जाए तो आप याद रखना, मार्गशीर्ष में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष में मनाई जाती है। मार्गशीर्ष की शुक्ल दशमी जो होती है, उस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। गीता का उल्लेख हमें भीष्म पर्व में मिलता है, या छठा पर्व था। महाभारत में कुल 18 पर्व थे। प्राचीन नाम जय संहिता है। 1,00,000 श्लोक होने के कारण सत्य सहस्त्र संहिता कहा गया था। और यहाँ से याद रखना कि जो गीता है, उस गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? वो अनूप सिंह जो थे, बीकानेर के शासक अनूप सिंह राठौड़, उनके काल में किया गया था। आनंद राम ने किया था। आनंद राम ने राजस्थानी भाषा में गीता का उल्लेख किया था। ये हमारे भारतीय इतिहास के पिता। अब यहाँ पर आपने एक महाभारत नाम देखा है, तो इस महाभारत नाम से एक बात और याद रखना, मैं इधर लिख देता हूँ। एक महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध हुआ था। ये जो महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। और ये जो महाभारत का युद्ध था, ये 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था।
उसमें कुल पर्व 18 थे और ये युद्ध 18 दिन चला था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। ये हमारे भारतीय इतिहास की पिता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास। आप लिख लीजिएगा इन चीज़ों को। आगे हम अब बात करेंगे राजस्थान इतिहास के पिता या जनक कौन थे। राजस्थान इतिहास के पिता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को पता है किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड वही कर्नल जेम्स टॉड जिसे घोड़े वाले बाबा कहा गया था, वही कर्नल जेम्स टॉड जिसने इंग्लैंड जाते समय मानमोली जो अभिलेख था उसको कहाँ फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। तो चलो उसकी भी बात करते हैं अभी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास के पिता। ओ मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास के पिता। पिता कह दो जनक कह दो एक ही बात है। वो कौन थे? वो थे कर्नल कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इन्हें क्या कहा गया था? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा गया? घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहा गया था। यदि आपको कोई यहाँ पर शब्द दिखाई नहीं दे रहा हो सही, तो आप मेरी बोली से उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। जो कर्नल जेम्स टॉड उन्हें घोड़े वाले बाबा कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि जो कर्नल जेम्स टॉड है इनका जन्म कब हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड जो है इनका जन्म 5 मार्च 1782 ईस्वी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखना इनका जन्म हमारे राजस्थान में नहीं हुआ था, 1782 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था। यहीं से ध्यान रखना कि ये 1799 ईस्वी में राजस्थान आए थे। राजस्थान आए थे और राजस्थान के अंदर इन्होंने क्या किया था? राजस्थान में ये मेवाड़ कोटा बूंदी और सिरोही जो है, मेवाड़ कोटा बूंदी सिरोही, इनके सिरोही के क्या रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर इन्होंने कार्य किया था। पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। और क्या ध्यान रखोगे कि ये 1823 ईस्वी के अंदर 1823 ईस्वी के अंदर 1823 में वापस इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वापस इंग्लैंड चले गए। कब गए थे? 1823 ईस्वी में गए थे। और यहीं पर ध्यान रखना कि जो विदेश जाते समय विदेश जाते समय इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो मानमूली अभिलेख था, मानमूली अभिलेख उसको मानमूली अभिलेख को कहाँ फेंका था? समुद्र में फेंक दिया था। मानमूली अभिलेख को समुद्र में फेंक
लिख दिया। अब आप ये मत कहना कि ये जानकारी हमें पता है, मुझे भी पता है ये जानकारी। आप यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो मेरे नए भाई बहन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उनको ये जानकारी पता नहीं है। तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आपको पता है तो आप बने रहिए, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, इनकी कौन सी क्या पुस्तकें थी। एक बार फिर से बता दो आपको, राजस्थान इतिहास के पिता या जनक कहा जाता है इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड जो है, इनका जन्म मार्च 1782 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था। 1799 में पहली बार राजस्थान आए थे। राजस्थान में मेवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। 1823 में वापस इंग्लैंड चले गए थे और विदेश जाते समय इन्होंने जो मान वाले बैग था उसको समुद्र में फेंक दिया था। ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इनकी पुस्तकों की। इनकी पुस्तकें प्रसिद्ध पुस्तक है और वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सामान्य जानकारी से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनकी पुस्तकों की। कर्नल जेम्स टोड की कौन सी कब की पुस्तकें थी? इनकी पहली पुस्तक आई थी, वो आई थी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में कौन सी आई थी? द एनालिटिकल। द एनालिटिकल द एनालिटिकल द एनालिटिकल नहीं, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सॉरी, द एनाल्स and antiquities of राजस्थान। ये पुस्तक जो है वो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। इस पुस्तक जो है, ये पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें हमें मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है। मेवाड़ शासकों का वर्णन, मेवाड़ शासकों का वर्णन, ध्यान रखना इसमें किसका वर्णन मिलता है? मेवाड़ शासकों का वर्णन और किसका वर्णन मिलता है? तथा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। स्थिति का वर्णन मिलता है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड की किस पुस्तक में मेवाड़ शासकों तथा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है? तो वो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जो ये पुस्तक है इनकी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पुस्तक इन्होंने अपने गुरु, किसके गुरु? कर्नल जेम्स टोड के गुरु यति ज्ञानचंद्र जो थे, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दी थी। आप लिख लेना, गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दी थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी, या इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। अगली पुस्तक जो थी उनकी, वो थी 1832 ईस्वी की। 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित हुई कौन सी पुस्तक थी? वो पुस्तक थी इनकी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इनकी जो है कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है। 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ध्यान रखना, इनकी एक पुस्तक और आई थी 1839 ईस्वी के अंदर। वो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद आई थी। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद आई थी। मृत्यु के बाद पुस्तक आई थी इनकी। पुस्तक आई थी, कौन सी आई थी? मृत्यु के बाद, सही लिख देता हूँ एक बार सुना। मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत की यात्रा,
पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक इनकी कौन सी थी? बताओ, देखिए कौन सी पुस्तक थी इनकी? वो पुस्तक इनकी थी दैट ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। दैट ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये इनकी पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आप लिख लेना इन बातों को। आगे हम और बात करते हैं थोड़ी बहुत कर्नल जेम्स टॉड की बहुत सी और बातें हैं। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पिता या जनक। जो एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ से याद रखना कि कर्नल जेम्स टॉड जो है, इन्हें राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान इतिहास को लिखने का काम किया था, लेकिन राजस्थान इतिहास को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने का काम करने वाला दूसरा व्यक्ति था, उसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टॉड जो है, कर्नल जेम्स टॉड, इन्हीं की बातें चल रही है। जेम्स टॉड, हम यहाँ पर पूरा न लिखकर थोड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप उसको अपनी नोटबुक में पूरा लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, वो समय आपको और हमारा ही खराब होना है। तो आप उसको अपनी कॉपी में नोटबुक है जो भी जिसमें लिखना चाहो वहाँ पर लिख लेना नोट्स में, क्योंकि समय जो है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जीवन का जो समय है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो मेरा विचार यही है कि यहाँ आने के बाद आपकी एक मिनट भी खराब नहीं होने देंगे। कर्नल जेम्स टॉड इन जो राजस्थान है, राजस्थान के लिए इन्होंने राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख लेना, मैं सीधा बता रहा हूँ। राजस्थान के लिए राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग जो है वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। आप अपनी नोटबुक में पूरा लिख सकते हो इसको। और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया था मैं बता दूं आपको। यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ कि माउंट आबू जो है, माउंट आबू को इन्होंने क्या कहा था? हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस माउंट आबू को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ओलंपस, हिंदू ओलंपस, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। और यहाँ से आप क्या ध्यान रखोगे और याद रखना कि गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर, गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजस्थान में जो बूंदी है, बूंदी के राजप्रसादों को, बूंदी के राजप्रसादों को, राजस्थान में बूंदी के राजप्रसादों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। सर्वश्रेष्ठ बताया था, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बताया। और आप यहाँ से क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना कि इन्होंने जो अपना मेवाड़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? एक तो हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की धर्मोपरी कहा। मेवाड़ की धर्मोपरी, मेवाड़ की धर्मोपरी कहा। और आप क्या ध्यान रखोगे? यहाँ से एक युद्ध और आता है, दिवेर का युद्ध। दिवेर युद्ध, दिवेर युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का क्या बताया था? मेवाड़ का मैराथन युद्ध, मेवाड़ का मैराथन युद्ध, मेवाड़ का मैराथन युद्ध बताया था। और क्या ध्यान रखोगे कर्नल जेम्स टॉड से? कर्नल जेम्स टॉड से आप याद रखना, इन्होंने राजस्थान में बूंदी के राजप्रसादों को सर्वश्रेष्ठ बताया, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की धर्मोपरी कहा, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस बताया, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया। राजस्थान के लिए इन्होंने राजधानी व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा। और आप लिख लेना कि जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की तुलना इन्होंने कुतुब मीनार से की थी। आप लिख लेना, जो विजय स्तंभ है, विजय
स्तंभ, विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से की। कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। और कर्नल जेम्स टॉड से क्या ध्यान रखोगे? इनका ध्यान रखना कि इन्होंने कोटा दुर्ग जो है, कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग के परकोटे की तुलना, कोटा दुर्ग के परकोटे की तुलना किससे की थी? परकोटे की तुलना इन्होंने किससे की थी? आगरा दुर्ग के परकोटे से। आगरा दुर्ग के परकोटे से किसने की थी? आगरा दुर्ग के परकोटे से जो तुलना है वो कर्नल जेम्स टॉड ने ही की थी। आप लिख लेना पूरा शॉर्ट में, मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख लेना। ये थी कर्नल जेम्स टॉड की बातें। अब हम बात करेंगे आगे कि राजस्थान जो है इसको सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने का काम किस व्यक्ति ने किया था, उनको क्या कहा जाता था, सारी बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। राजस्थान इतिहास हो या भारतीय इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, कल्चर हो, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको विश्वास दिला दूं कि हम पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान इतिहास के पिता है उनकी तो आप बात कर सकते हो, कर्नल जेम्स टॉड थे। अब बात करना कि राजस्थान इतिहास को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने का काम किस व्यक्ति ने किया था? सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने वाले कौन थे? सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने वाले थे वो अपने थे मोहननाथ नैन्सी। मोहननाथ नैन्सी, मोहननाथ नैन्सी थे। एक मिनट आप क्लास में बने रहिएगा, थोड़ी सी मार्कर के अंदर ही डाल लेते हैं, 1 मिनट। हाँ तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि राजस्थान इतिहास को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने वाले व्यक्ति थे वो मोहननाथ नैन्सी थे। मोहननाथ नैन्सी जो है इनको क्या कहा जाता है आप बताइएगा? मोहननाथ नैन्सी, पहले तो आप ये देखिएगा कि मोहननाथ नैन्सी जो है वो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ जो थे, जसवंत सिंह राठौड़ इनके दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। कौन थे इनके दरबारी कवि? मोहननाथ नैन्सी। मोहननाथ नैन्सी जो इनके दरबारी कवि थे। मोहननाथ नैन्सी जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओसवाल जैन जाति से थे। ओसवाल जैन जाति से थे। और आप इनके लिए क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना कि इनको जो मुंशी देवी है, मुंशी देवी प्रसाद ने जो अपनी मोहननाथ नैन्सी है उनको राजपुताने का क्या कहा था? राजपुताने का अबुल फजल कहा था। अबुल फजल कहा। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। मोहननाथ नैन्सी को कहा गया था राजपुताने का अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। यहीं से आप एक बात और बताइएगा कि मुंशी देवी प्रसाद है, उन्होंने राजपुताने का करण किसे कहा था? राजपुताने का करण आप ध्यान रखना, बीकानेर के शासक राय सिंह राठौर को कहा जाता है और वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। एक बात और बता दूं आपको, कलयुग का करण वो भी बीकानेर के शासक को कहा जाता है, लेकिन राय सिंह राठौर को नहीं, वो कहा जाता है राव मोहन करण को। राव मोहन करण को क्या कहा जाता है? कलयुग का करण कहा जाता है। अभी आप बात कीजिएगा मोहननाथ नैन्सी की।
मोहम्मद नैन्सी ओसवाल जैन जाति से थे। मुंशी प्रसाद ने इनको राजपूता ने काबुल बदल कहा था। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौर के दरबारी कवि थे। और ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मोहम्मद नैन्सी जो है, इस सीधा लिख देता हूँ, राजस्थान में मोहम्मद नैन्सी को क्या कहा जाता है? जनगणना का अग्रज भी माना जाता है। राजस्थान में किसका अग्रज माना जाता है इनको? राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अपना मोहम्मद नैन्सी को। राजस्थान में जनगणना जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। जनगणना का अग्रज भी कहते हैं, किसको कहते हैं? मोहम्मद नैन्सी को कहते हैं। और आप यहाँ से क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना कि मोहम्मद नैन्सी की मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बता देता हूँ ग्रंथ। मोहम्मद नैन्सी जो है, इनके दो ग्रंथ आते हैं। एक तो है नैनशिरी ख्यात, एक तो आता है नैनशिरी ख्यात, और एक ग्रंथ और आता है, बताओ देखिए कौन सा आता है? वो इनका ग्रंथ आता है मारवाड़ परगना, मारवाड़ परगनादी विगत नामक ग्रंथ आता है। मारवाड़ परगनादी विगत नामक ग्रंथ जो है वो आता है मोहम्मद नैन्सी का। इसे ध्यान रखना, राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मारवाड़ परगनादी विगत नामक ग्रंथ को कहा जाता है। मोहम्मद नैन्सी का ग्रंथ था। ये कुछ बातें हैं मोहम्मद नैन्सी की। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के लिए ध्यान रखना, फिर से बता दूं आपको, कर्नल जेम्स टोड जो है, उन्होंने राजस्थान में रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था और राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। लेकिन सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध लिखने वाले व्यक्ति मोहम्मद नैन्सी थे। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग आप सबको पता है, जॉर्ज थॉमस ने किया था। सीधा लिख देता हूँ, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये कहाँ का था वो भी देख लेना, आयरलैंड का निवासी था, आप देख लेना। और मौखिक रूप से किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो मौखिक रूप से किया था, मौखिक रूप से। और हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है वो भी देखिएगा। विलियम फ्रैंकलिन जो है, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की कौन सी पुस्तक आती है? इनकी पुस्तक आती है, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में क्या कहा था? द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में कहा था कि जॉर्ज थॉमस ने कहा, लिखा, बताया, एक ही बात है। कहा कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आप सबको पता है राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने
थॉमस ने किया था, मौखिक रूप से किया था। लेकिन हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में। ये पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। अब हम बात आगे और कुछ बात करते हैं राजस्थान के लिए कि राजस्थान को रामायण में क्या कहा गया, ऋग्वेद में क्या कहा गया। ये तमाम बातें हैं वो आजकल प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछी जाने लगी है, तो हम सब की बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर सीधा बता दूँ आपको कि मरुकांतर शब्द का प्रयोग, मरुकांतर शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था बताओ। देखिए, ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए कहाँ हुआ बताओ। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? मरुकांतर शब्द का प्रयोग है वो राजस्थान के लिए प्रयोग हुआ है। आप ध्यान रखना, रामायण में, रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। और क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना कि राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य या द्वितीय शब्द का प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? ये हुआ था अपने बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना कि राजस्थान के लिए बात करते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है, राजस्थान शब्द का प्रयोग ये हुआ था एकीकरण के दूसरे चरण में। एकीकरण के दूसरे चरण में, ध्यान रखना, इसको पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ कहा गया था। दूसरे चरण में कब हुआ था? ध्यान रखना, 25 मार्च 1948 को। एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और कुछ बात क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना, राजस्थान दिवस कब मनाया गया? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च, ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस, ध्यान रखना, 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है। और क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान जो है, इस राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संवैधानिक दर्जा मिला। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। और आप यहाँ से क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण इसी दिन हुआ था। एकीकरण का 6वां चरण, 6वें चरण की जो दिनांक है वो 26 जनवरी 1950 ही है। ध्यान रखना, 6वां चरण हुआ था। 6वें चरण में क्या हुआ था? ध्यान रखना कि जो सिरोही है उसका राजस्थान में विलय किया गया था। किसके प्रयासों से? जो अपने राजस्थान के गांधी है गोकुल भाई भट्ट, उनके प्रयासों से जो सिरोही है उसको राजस्थान में मिलाया गया था। गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ये तमाम बातें राजस्थान के लिए थी। एक बार फिर से ध्यान रखना कि मरुकांत शब्द का प्रयोग रामायण में किया गया, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था, जिसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ नाम दिया गया था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसी दिन एकीकरण का 6वां चरण हुआ था। 6वें चरण में सिरोही का विलय किया गया था। सिरोही अंतिम रियासत थी जिसे राजस्थान में मिलाया गया था। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिलाया गया था। गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 1 नवंबर
1956 ईस्वी को क्या हुआ था, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान का इधर लिख देता हूँ मैं, आप अपने नोटबुक में लिख लेना। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, कब आया था? 1 नवंबर 1956 से। और 1 नवंबर 1956 से और क्या ध्यान रखोगे? 1 नवंबर 1956 से याद रखना कि राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला किसको बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। वो भी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। ये तमाम बातें राजस्थान की हैं और सामान्य जानकारी है। एक क्लास सामान्य जानकारी की हम और लगा देंगे, ताकि कोई भी सामान्य जानकारी नहीं बचे। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास को समाप्त यहीं पर। अगली क्लास का वेट करना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।